नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। ख़ास मेहमान इसलिए कि वो एक नामचीन एक्ट्रेस तो हैं, और एक्ट्रेस भी वो ऐसी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अलग अलग ज़ुबानों में जो फिल्में हैं उनमें उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हैं जानी मानी एक्ट्रेस मोनालिसा। बहुत स्वागत करता हूँ मोनालिसा जी आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी। आप सभी दर्शकों को मोनालिसा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इसका मतलब आप सही में बहुत ध्यान से बिग बॉस देखे होंगे। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपको। और निश्चित तौर पर जो आपका उसमें हमने देखा, जो आपने जिस तरह से उस गेम को लिया, वो वाकई एक बहुत उसकी स्पिरिट, क्योंकि आपने कभी खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, और आप जिन मित्रों के साथ उसमें थीं, जिनमें से एक विनर हुए उसके, और आप पूरे दिल से उनके साथ थी। और मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ रियल लाइफ में भी। और ये कहूँ कि बिग बॉस में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है जी। तो मैं जैसी थी वहाँ मैं रियल लाइफ में भी वैसी ही हूँ। और मुझे तो यही लगा था कि मैं इतने टाइम तक तो मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं रह पाऊंगी। एक हफ्ते में बाहर आ जाऊंगी, मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स। बट आई सर्वाइव फॉर 14 वीक्स विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। और मैं मतलब मेरे घर के अंदर दो बहुत अच्छे दोस्त बने, जिसके चलते मेरा जो इतना लंबा सफ़र था वो आसान रहा। जी बिल्कुल। मतलब हम समझ रहे हैं, एक तो मनवीर और एक मनवीर। हाँ, मनु पंजाबी जिनके साथ रहा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आपके मन में ये बात आई कि आपको एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर अपने को आजमाना है, तो अंतरा विश्वास, वहाँ से मोनालिसा बनने का ये सफ़र, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद लोग अब तक ना जानते हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और एक ऐसी लड़की जिसका दिल कहा गया कि गोल्डन हार्ट है, सुनहरा दिल है उसका, ज़रा सी बात पर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। ओह माय गॉड, इसके लिए भी मुझे वो मिला, अवार्ड मिला। ये आपका पूरे टैगलाइन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो बिग बॉस को फॉलो कर रहे थे उन्होंने देखा। तो क्या स्ट्रेंथ आपकी रही, और कितना कठिन और चैलेंजिंग भी रहा ये सफ़र? जी हाँ, मतलब इस जो कोई भी इंडस्ट्री, आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि जिस भी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो उनके लिए टफ़ होता है। तो मेरे लिए भी जाहिर सी बात है बहुत ही टफ़ रहा है। मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, तो और मेरे फैमिली में कोई भी मतलब एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं रहे कभी भी। तो मैं शुरुआत में तो मैं घर में ऐसे मतलब जैसे एक नॉर्मल नेक्स्ट डोर गर्ल, मैं आज भी वैसी ही हूँ, लेकिन वहाँ उस समय भी वैसी ही थी जो कभी बाहर ही नहीं जा रही है या कुछ ऐसा है। बचपन से मेरी मम्मी मुझे डांसिंग एंड सिंगिंग ये सब, मतलब बीइंग अ बंगाली गर्ल, ये सब सिखाते ही थे। और तो वो कला अंदर से पहले से ही था। और वो जो अकेले में खेलना, गुड़िया, ये सब जो बचपन से हम लोग खेलते आ ही रहे थे, स्कूल्स में एक्टिंग करना, ये सब अंदर से था। लेकिन कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी एक्टिंग लाइन में जा पाऊंगी। तो बट जब मैं ओबराय ग्रैंड में एज अ गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव थी, तो उसके बाद मुझे ऑफर्स आने लगे थे। लाइक पीपल यूज्ड टू कम देयर एंड टेल मी कि आप इस मतलब ग्लैमर वर्ल्ड में क्यों नहीं आ रहे हो, यू लुक सो गुड, यू शुड डू पोर्टफोलियो एंड ऑल, यू शुड कम। मैं 2004 में मुंबई आई, और मुझे शुरुआत यही हुआ कि मैंने पंजाबी वीडियोस किया विद टी सीरीज़, और वहाँ से मुझे एक फिल्म मिला, तौबा तौबा। दैट वाज अ बी ग्रेड हिंदी फिल्म। अब घर वालों को यही लगता था कि मतलब बॉलीवुड और हिंदी फिल्म्स मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, इनके साथ फिल्म्स। तो मुझे पूछते थे क्या कर रही है, इनके साथ फिल्म्स नहीं है तो मतलब क्या है। मैं प्रॉपरली बता भी नहीं पाती थी कि मतलब मैं क्या फिल्म्स कर रही हूँ या व्हाटएवर। बट बॉलीवुड इज़ नॉट सो इजी, बहुत ही टफ है, और सरवाइव करना, वहाँ पे पैसे चाहिए होते हैं। सो एंड सडनली एक दिन भोजपुरी फिल्म का एक ऑफर आया जो बहुत ही अच्छा था। सुपरस्टार के साथ ऑपोजिट में थी, बिग बैनर था। तो अच्छा ब्रेक अगर किसी भी इंडस्ट्री में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आपको मिले और वो प्रॉपरली रिलीज हो और फिर अच्छे से सब कुछ हो जाए, हिट हो जाए, तब तो आपको लुक बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं ऑनेस्ट थी, मैं हमेशा हार्ड वर्क करती थी, तो भगवान ने मेरा साथ दिया
और मेरी भोजपुरी जो फर्स्ट फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा चली। यहाँ से ये सफ़र यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और भोजपुरी का जो मार्केट है बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड है। हालांकि प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है, लाइक मल्टीप्लेक्स रिलीज आज तक नहीं हो पाया, विच इज़ अ ड्रॉबैक। बट इसी से मतलब आगे आती गई एंड देन आई रीच टू बिग बॉस। एक और चीज़ जो हमने देखी आपको बिग बॉस में जब देखा, तो हम देखते थे कि आप बहुत हर्ट होती थी जब आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, या चूँकि बिग बॉस एक ऐसा गेम है जहाँ कैरेक्टर एसेसिनेशन से लेके वो तमाम चीज़ें शो का हिस्सा होती हैं, लेकिन हम देखते थे आप बहुत दुखी हो जाती थी उस वक्त जब ये छीटाकशी ये चीज़ें शुरू होती थी। तो हम देखते थे आप बहुत बहुत दुखी होती थी, और शायद उस शो के सारे प्लेयर्स भी उतना जितनी आप हर्ट होती थी शायद आपके दिल तक नहीं जा पाते। क्या कहें? मैं इतनी कम्पिटिटिव नहीं हूँ। वहाँ मैं गई ज़रूर थी, मेरा सपना था मैं बिग बॉस जाऊँगी, मैं बहुत सारे सीजन्स देखती आई हूँ, ऐसा मन होता था कि कब मैं जा पाऊँगी, ऐसा इस टाइप का फीलिंग हमेशा रहता था। बट जाने के बाद वहाँ के जो सिचुएशंस होते हैं वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट ही समझ सकता है। 24 आवर्स वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं हूँ इमोशनल, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ छोटी छोटी बातों से, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत सारी बातें समझती नहीं हूँ, और समझ भी जाती हूँ तो अगर वो थोड़ा भी मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं रो पड़ती हूँ, जो मतलब आप जो कहना चाह रहे हो। तो मैं यही कहूँगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तभी मैं इतने सालों से हूँ, 12 साल से आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री एंड मैं स्टिल बॉम्बे में हूँ, मैं वापस कैलकाटा नहीं चली गई। तो मैं इस वे में मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। लेकिन जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप हर्ट हो ही जाओगे। कुछ लोग होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं, पलटा ऐसा मैं भी जवाब देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था मैं डिजर्टेड हूँ, मुझे हमेशा जेल भेजा जा रहा है, मुझे हमेशा मतलब नॉमिनेट किया जा रहा है, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वो आ ही जाता था। तो इसी वजह से मैं दुखी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा है कि ये लोग ज़्यादा मे बी या फिर रिच हो या फिर ज़्यादा एजुकेटेड हो या जो भी है, इनका अलग ही एक ऑरा है, तो उस वजह से शायद मैं अपने आप को थोड़ा सा। लेकिन शायद आप ये मैसेज भी देना चाह रही हैं कि रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये आपके भीतर की प्योरिटी का एक सिंबल है। ये मैं हमेशा बोलती थी घर के अंदर, मैं जो रो रही हूँ, अब जब मैं घर के बाहर रहती हूँ तब भी मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं। मैं शूट पे जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मतलब बुरा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे फ़ोन करती हूँ, या तो फिर विक्रांत से बात करती हूँ या मम्मी से बात करती हूँ। वो लोग मुझे डांट देते हैं, तू बहुत ज़्यादा सोचती है, तू ये सब मत सोचा कर, बी पॉजिटिव, ये वो करके मैं हल्का हो जाती थी। बस मेरा वो अंदर का जो भी था वो लोग सॉर्ट कर देते थे। बट वहाँ मैं किसी और से बात नहीं कर पाती थी। 24 घंटा उन्हीं 15 लोगों जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, उन लोगों के साथ ही मुझे रहना है जी। तो मेरे खुद का आउटकम वही रोना होता था। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा, मुझे लगा जिन लोगों ने बिग बॉस को क्लोजली वॉच किया उनको ऐसा लगा कि आप एक जो मध्यम वर्गीय भारतीय लड़की है, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि दो और जो आपकी मजबूत कंटेस्टेंट थी फीमेल, उनमें से एक इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में जा चुकी थी और एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि एक अलग ही अवतार था उनका, जो बहुत ही बोल्ड और बहुत अलग किस्म का था। ऐसे में कई बार क्या आपको कुछ प्रेशर आया, क्योंकि बाहर से राजपूत साहब भी आते थे, आपके जो जीवन साथी हस्बैंड हैं वो भी आते थे, और लोग भी आते थे आपके परिवार के। क्या आपको कभी मैसेज हुआ कि तुम भी थोड़ा सा और एग्रेशन शो करो, थोड़ा बोल्डनेस पे जाओ? 8 साल से विक्रांत मुझे जानता था, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, और मम्मी मुझे इतने सालों से मेरे साथ है, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, तो मैं इतने साल बाद अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकती। और मैं अगर चेंज हो जाऊंगी तो वो रियलिटी शो नहीं होगा, वहाँ पे तो आपको रियल रहना है। तो हो सकता है लोपामुद्रा जो मतलब बाहर के ब्यूटी पैजेंट्स करके आई है, मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल आई गेस, एंड बानी, वो लोग ऑलरेडी मतलब 10 रियलिटी शोज करके आई है, उनके परवरिश उनका सब कुछ अलग वे से हुआ है। तो मैं उनकी जैसे अगर होने जाऊंगी तो वो मेरा नेचुरल नहीं रहेगा। तो इसके चलते मुझे मेरे पेरेंट्स लोग कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, और विक्रांत ने ये भी कमेंट किया था सलमान खान के सामने कि मेरे साथ अगर कोई पंगा लेगा तो मैं 10 प्रियंका जग्गा के बराबर की हूँ। तो मेरे साथ जब भी कुछ होता था मैं जवाब देती थी, बट मैं चला के नहीं झगड़ा करूंगी।
हाँ, वो मेरे नेचर में नहीं है जी। और यही आपकी मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ रही कि जो आपकी फॉलोइंग थी उसमें, जो फैन फॉलोइंग थी, उसको ये बहुत अच्छा लगता था कि आपका अपना एक अलग अंदाज होता। आप झुकी नहीं कभी, लेकिन आप कभी एब्जर्ड और उस किस्म के एटीट्यूड की तरफ भी कभी आप जाती हुई दिखी नहीं। एक जो और प्रतिभागी थे उसमें, वो बड़ी अपनी मॉर्बिड एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत चर्चा में रहे, स्वामी ओम। और बाद में तो हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन ये कहा गया कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे और शायद शो के पहले से थे या उनकी मेडिसिन्स चल रही थी। भले ही पॉपुलैरिटी एक बड़ा चैलेंज होता है ऐसे शो के सामने, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में मनोरोगी होने का आरोप है, उसको शो में लाने की मजबूरी क्या? मैं यही कहूँगी कि स्वामी ओम जैसा पर्सनालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है कि जो 15 कैरेक्टर्स वो लोग लाए थे, आप अगर एनालाइज करेंगे तो 15 लोग ही डिफरेंट थे। एक भी कैरेक्टर एक दूसरे से मैच नहीं होते थे। तो उसी हिसाब से स्वामी ओम को भी लाया ही गया था। उनके जब मैं फर्स्ट टाइम उनको देखी थी, मैंने उनका पैर छुई थी और वो बाद में ये बात बोले भी थे कि तुम तो मुझे बहुत क्या भारतीय लगती थी और तुम मेरे आके पैर छुई थी, तो मुझे लगा था तुम बहुत संस्कारी हो एंड ऑल ये वो। तो अगर आप मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हम भी तो आपके वेशभूषा देख के यही सोच रहे हैं ना कि आप स्वामी जी हो। आप कुछ और निकल गए, आपको समझ में ही नहीं आया आपको करना क्या है। एवरी टाइम आप कुछ अलग अलग हरकतें करते हो और टीआरपी के लिए, लोगों की जुबान पे रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थॉट तो हम लोग को धीरे धीरे ही पता चला वो कैसा कैरेक्टर है। बट कैरेक्टर्स जब भी क्रिएटिव टीम्स मतलब डिसाइड करते हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर से वो लोग सिलेक्ट करते हैं और ये जरूरी है। एक फैमिली में भी 5 लोग सेम नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो जब स्वामी ओम भी अगर उस तरीके के नहीं होते तो शायद कभी कभी हम लोग को मतलब वो कॉमेडी सीन नहीं देखने को मिलता। जैसे सलमान सर उनको देख के इतना हंसते थे जब वो शुरू में थोड़ा सा मतलब बचपना कर देते थे, ऐसा हो जाता था उनसे, अजीब सी हरकतें करते थे तो उसमें हंसी आती थी। बट धीरे धीरे वो एकदम ही खराब हो गए और मैं तो समझूंगी कि मैं उस कैरेक्टर को ना डिलीट कर दिया अपने लाइफ से। मतलब मुझे याद भी नहीं करना है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लास्ट में किया मतलब सोच से बाहर है। मनु के साथ जो रिलेशनशिप थी आपकी, वो बड़ी अलग किस्म की एक रिलेशनशिप थी। ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर जैसी भूमिका में होते हैं जब कोई दूसरा कमज़ोर होता है या उस पर हमले होते हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ कहा भी गया। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर बोला। हाँ। एक 24 घंटा जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे का केयर कर ही लेते हैं। ये तो बट ऑब्वियस है। मतलब आप मतलब वर्क प्लेस में भी मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे केयरिंग होते हैं। अरे खाना खाया, अरे ऐसा है, अरे चलिए, अरे मेरा ड्रेस कैसा है, ये सब बातें आप लोग करते ही हैं। बट वहाँ पे क्या है, अगर आप मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस बट वेल एडिटेड है तो एडिटिंग बहुत अच्छे से होता है। तो उस हिसाब से उनको क्या दिखाना होता है तो शायद उस हिसाब से लोगों को लगने लगा था। बट हम लोग फर्स्ट डे से मतलब जब से मेरा उसके साथ दोस्ती स्टार्ट हुआ और मन्नू मनवीर के साथ मेरे इक्वल फ्रेंडशिप थे। बट इनके साथ ज्यादा उछाला गया या व्हाटएवर जो भी हुआ, मुझे तो उस मैटर में भी मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। और मैं ये भी बोलती थी मुझे शो मेरे लिए बड़ा नहीं है, मेरा घर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे निकालिए। मतलब दिन में शायद मैं 50 से 100 बार बोलती थी। आपके टॉप 3 अगर मैं कंटेस्टेंट के बारे में पूछूं तो मोनालिसा किसको देखती थी कि ये टॉप 3 है? मन्नू मनवीर मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे तो मन्नू मनवीर को ऑब्वियसली मैं देखती थी टॉप 3 में रहेंगे ही रहेंगे। बट एंड में ये भी लगने लगा था कि बानी या तो फिर मनवीर यही जीतेगा। बानी या मनवीर ये जीतेंगे। हाँ, ये तो मतलब तो उसके बाद मन्नू। तो टॉप 3 में आई थिंक ये तीनों मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बिग बॉस में शादी होना एक बड़ा वो भी है कि अचानक आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, विक्रांत जी बहुत ही डैशिंग, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे एक, तो वो जो क्षण था कहीं आपके मन में ये भी तो नहीं था कि ऐसा ना हो कि ये एक क्रिएट किया हुआ इवेंट है, आप चाहती कि ये और बाहर होता तो और अच्छे ढंग से एंजॉय करते, या शायद आपने किया हो उसके बाद? मैंने जब हम लोग 9 साल आई थिंक 8 साल पहले था बट ये 2017 तो अभी 9th ईयर में हम लोग हैं जो हम लोग एक साथ हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों के पेरेंट्स लोग हमको बता रहे थे कि आप शादी कर लो, जल्दी से कर लो। एक बार डेट भी फिक्स हो गया था बट समहाउ
बीइंग इन द इंडस्ट्री, लाइक हम लोग लड़की होते हैं तो हमको लगता है कि हमको अभी आगे काम भी करना है, तो मे बी शादी एक ऑब्स्टेकल हो सकता है। ये सब सोच के भी हम लोग का शादी ना पोस्टपोन होता जा रहा था, बट हम लोग करने ही वाले थे। हम लोगों का लव बहुत ही प्योर था और हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते एक दूसरे से कभी अलग होते हैं ना। जैसे शूट वूट पे भी मैं चली जाती हूँ तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमको अपने बारे में अंदर से पता है। मैं घर के अंदर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्रपोजल आने वाला है। मैं नॉमिनेटेड थी ही, तो सुबह सुबह हमारे यहाँ गाना बजता था और हम लोग ये भी एक आंकलन लगाते थे गाने का मतलब क्या है। तो उस दिन वही गाना बजा था, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, सुबह सवेरे चली जाएगी तू बड़ा याद आएगी, ऐसा गाना था। तो मैं उसी वक्त समझ गई थी मेरे लिए ही है, मैं नॉमिनेटेड हूँ, 1 हफ्ता बचा है, 7 लोग हैं, तो शायद मैं निकलने वाली हूँ। मुझे ऐसे ही आके वो लेके चला जाएगा, यही मेरा एंडिंग होगा और क्या। और बहुत अच्छा एंडिंग, मैं तो खुश थी कि मैं निकलने वाली हूँ। घर के सभी लोग यही सोच रहे थे। बट दोपहर में जब बिग बॉस ने मुझे एक्टिविटी एरिया में बुलाए, देखा इतना अच्छा सेट बना हुआ है एंड ही प्रपोज मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ भी सच बोलना, सच्ची जैसे मैं हूँ मतलब। तो बोला हाँ बिग बॉस ने इनिशिएटिव लिए हैं, तुम बोलो। हाँ तुमने जोर से बोलो, तो मैंने चिल्लाई। हाँ ऐसा था। तो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही क्यूट था। और फिर शादी घर के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। घर के बाहर जो मुझे देख रहे थे, जो मुझे पसंद कर रहे थे, आज भी मुझे मैसेज करते हैं मतलब इंस्टा पे कि दे वर सो मच कनेक्टेड, रो रहे थे, ये सब भी बोलते हैं। रोड पे भी मैं निकलती हूँ तो सब लोग मुझे बोलते हैं आपकी शादी में हम लोग बहुत रोए हैं। हाँ आगे जो आपके प्लान्स हैं, कोई और बड़ा शो, कुछ और फिल्म्स, या किस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने काफ़ी बदलाव किए हैं अपने भीतर। मुझे लगता है आपने काफ़ी अपने को एक जिस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा आपका हमको लगा था कि उसमें वेट है, लेकिन आपने लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैवी थी जब मैं घर के अंदर गई थी। एंड थैंक्स टू बिग बॉस की मैंने 8 kg लूज किया है, which is a big thing। 8 kg 8 किलो वजन कम किया बिल्कुल। और वो सबसे खुशी वाला मतलब है एपिसोड। और विक्रांत को भी बहुत पसंद है क्योंकि वो हमेशा परेशान रहता था, इतनी मोटी हो तुमको अब कपड़े पहनना, मतलब ये सब अपने मन से कपड़े नहीं पहन पाती थी। सो और अंदर भी सब लोग ऐसे अजीब से देखते थे, मैं इतनी मोटी भैंस, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था। बट यस मैं अभी 8 kg लूज़ करने के बाद खुद को, मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ, एक डिफरेंट मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और मतलब बिग बॉस जाने से पहले मेरे कुछ पेंडिंग फिल्म्स थे, वो सब मैंने बाहर आने के बाद कंप्लीट किया। भोजपुरी फिल्म जो भी थे, जय श्री राम, नथुनिया पे गोली मारे 2, सब कंप्लीट किया। और भी बहुत सारे भोजपुरी ऑफर्स हैं, बट मैं अभी नहीं इन्वॉल्व हो पा रही हूँ बिकॉज आई एम डूइंग अ गुड इंडिया के सबसे बड़ा रियलिटी शो, आई एम गोइंग टू नच बलिए में आप आ रही हैं। और विक्रांत साथ तो आपके बिल्कुल। तो जैसे हम लोग बाहर आए तो हम लोग को ये शो अप्रोच किया गया और सभी को पता है कि मैं सुबह उठ के, इवन सलमान सर गेव मी दिस कॉम्प्लीमेंट, सुबह का चांद, मैं कितना अच्छा डांस करती थी, ये सभी लोगों ने बोला है। सुबह उठते ही गाना सुनते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। तो इससे बड़ा शो और इस मतलब मेरे फेवरेबल शो और क्या हो सकता है। और एक डांसर जो नेचुरल डांसर हैं, जैसा सलमान साहब ने आपको नाम दिया सुबह का चांद, और वाकई आप इतने फ्लो में और इतने दिल से आपका वो डांस होता था, ऐसा लगता था आपका पैशन है। बिल्कुल। तो सब लोग ये सोचते हैं, हम लोगों का तो आँख ही नहीं खुलता है, तुम जाके डांस करने लगती हो यार, ये है। फिर धीरे धीरे मुझे देख देख के वो लोग भी आने लगे। वो लोग भी। हाँ विक्रांत कैसे डांसर है? वो कभी डांस स्कूल नहीं गया है, कभी मतलब कुछ नहीं किया है, लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो जब ये ऑफर आया तो उसको भी एक मौका मिला कि मुझे खुश करना, क्योंकि जानता है कि मैं कितना मतलब एक्साइटेड हूँ अबाउट दिस शो। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, इस रिहर्सिंग इन मुंबई, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत घंटों घंटों वो रिहर्सल कर रहा है और उसके अंदर बीट्स है और तो पिकअप हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे वो भोजपुरी हो, साउथ हो, या मुंबई की हमारी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री हो, आप उसको किस तरह आप देखती हैं? कितना इसमें बदलाव आया है? ख़ासतौर से
रिस्पेक्ट टूवर्ड्स आर्टिस्ट, ख़ासतौर से फीमेल आर्टिस्ट को लेकर। मैं नहीं कहता कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन वो एक्सपोज भी होते हैं। कई सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन आप फिर भी किस तरह देखती हैं? एक बड़ा ऑनेस्ट कमेंट आपसे हम चाहेंगे। मैं जब बंगाल में थी उस समय का बंगाली फिल्म इंडस्ट्री एक डिफरेंट था, कुछ अलग ही टाइप के फिल्म्स बनते थे, मतलब इतना मतलब हाई बजट भी नहीं होता था और कमर्शियली बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होता था। उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। साउथ इंडस्ट्रीज तो बहुत ही ज़्यादा, हाँ बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए हैं। एंड हिंदी से भी कंपेयर किया जाता है, हिंदी फिल्म्स उल्टा वहाँ से कॉपी करके हिंदी बॉलीवुड में बनाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं जब से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से आज डिफरेंस है, लेकिन उस हद तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है। और अगर लड़कियों के बारे में बोलेंगे तो आई थिंक हिंदी इंडस्ट्री में देखिए, हीरो के ऊपर इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, मतलब इंडियन सिनेमा में अगर होगा तो हीरो के ऊपर चलता है। तो अगर हीरो लोग ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं दे आर वर्थ, बट बॉलीवुड में ऐसा भी नहीं है, हीरोइंस आर ऑल्सो वेल पेड, तो उस हिसाब से उसका दर्जा दिया जा रहा है। ग्रोथ हुआ है, डेफिनेटली बहुत अच्छा हो रहा है। हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही है, और मतलब फीमेल को ज़्यादा प्राथमिकता वो दे के, इम्पोर्टेंस दे के भी फिल्म्स बन रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक मतलब सिर्फ ग्रोथ ही हो रहा है, धीरे धीरे और हम लोग ऐसे आगे ही बढ़ रहे हैं। भोजपुरी की अगर बात करूं या बंगाल में तो बहुत अच्छा हो ही गया है, और भोजपुरी में अभी भी थोड़ा सा और वक्त है। और आपको लगता है अवेयरनेस भी ज़्यादा है? जैसे हमने देखा कि रिसेंटली जो मूवमेंट्स है महिलाओं को लेकर, अभी रेजर लेकर कई एक्ट्रेस ने ये बताया कि आप हमारे प्रति नज़रिया अपना चेंज करें। तो मतलब आप मान रही हैं कि अब महिलाएं ज़्यादा, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को लेकर वो बहुत ज़्यादा, बहुत सतर्क भी हैं और उससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, जो लोग उसको एक नज़र। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मतलब अभी आजकल हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हर फील्ड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले के ज़माने में तो मतलब घर से बाहर आने का भी मतलब वो नहीं होता था, परमिशन नहीं होता था, और आज हम लोग कहाँ कितना कुछ कर रहे हैं। मैं खुद अपने आप को अगर बोलूँ तो मैं खुद अपना घर चलाती हूँ। मैं घर से बाहर आके बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में मैं सर्वाइव कर रही हूँ, तो वी आर ऑलरेडी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। बट मुझे लगता है कि मतलब एक दायरा तो अभी भी है मेल लोगों के लिए। फिर अगेन मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं दूसरों का नहीं। जैसे हम शोज़ करने जाते हैं बिहार, यूपी, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब बहुत 1.5 लाख 2 लाख कभी ऐसे क्राउड होते हैं। तो एक मर्द जब वहाँ जाते हैं, उनको जब घेर लेते हैं तो वो काफ़ी उनको इतना टेंशन नहीं होता है, बट मुझे होता है। तो वो डिफरेंस तो अभी भी है, वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा और रहना भी चाहिए। हाँ, इट इज़ गुड। हाँ, हम लोग मतलब अपने विल पावर में स्ट्रांग रहेंगे, क्या हम काम करेंगे, हम भी आगे जाएंगे या कुछ भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक वो है, वो है। हाँ। मैं कंक्लूड करने के पहले, अभी मैंने जब इस इंटरव्यू को, मैं इसके पहले हिस्से में था, तो आपने बताया कि डांसिंग एज वेल एज सिंगिंग। तो क्या मोनालिसा गाती भी हैं? और अगर गाती हैं तो उनका एक फेवरेट गीत सुनते हुए हम इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे, और एक आपकी पर्सनैलिटी का एक और डायमेंशन भी व्यूअर्स के सामने होगा। हाँ, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, बहुत सारे फेवरेट है, बट एक मैं सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं गाती हूँ, लेकिन अभी मेरा गला इतना ठीक नहीं है, बट स्टिल आई विल सिंग। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाह वाह वाह, वाकई मतलब जितना खूबसूरत आपका एक्टिंग का अंदाज़ है और उस डांसिंग का जो अंदाज़ है, गला भी ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं मोनालिसा जी आपको। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।